फिर अब हम देखते हैं कि उस लाइटनिंग क्लोन के खत्म होने से फेई तियान को काफी दर्द होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। उसे जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि लड़के मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। वहीं उस लाइटनिंग क्लोन के खत्म होने से उसके लाइटनिंग थ्रेड चारों तरफ बिखर चुके थे। जियोयान एक लाइटनिंग थ्रेड को अपने हाथों में लेता है और उसे एजो करके 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के ऋण के साथ जोड़ देता है, जिससे वो बिखरे हुए ऋण सही तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। और यही उस लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का फॉर्मूला था। यानी अब जियोयान 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की प्रैक्टिस करके अपने एक क्लोन को बना सकता था। जियोयान कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे भाग्य और उस फेई तियान के इस स्पिरिचुअल ऑरा के थ्रेड से मुझे 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के ऋण को समझने में मदद मिलेगी। और वो फेई तियान को याद करके कहता है कि ओल्ड फेलो, तुमने गलती से ही मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। जियोयान अब तेजी से उस जगह से निकल जाता है। फिर अब हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोयान दूर एक जंगल में आ चुका था, जहाँ वो बोन फायर को जलाकर आराम कर रहा था। वो सोचता है कि फेई तियान अब मुझे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। फाइनली मैंने बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा लिया। वो फेई तियान वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे डर है कि अगर उसके साथ मेरी लाइफ एंड डेथ की फाइट होती तो मैं केवल अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को बनाकर ही फेई तियान के लिए खतरा पैदा कर सकता था। पर उसे बनाने के लिए मेरे पास जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम मौजूद है जो उसने फेई यांग से हासिल की थी। जियोयान सोचता है कि मैंने अभी तक फ्लेम क्रिएशन स्किल की ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए मैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का सिर्फ एक बार और इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे जल्द ही इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वक्त निकालना होगा। और वो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के बारे में सोचने लगता है कि ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट पहले से ही काफी मिस्टीरियस था, पर इसकी तुलना फेई तियान द्वारा प्रदर्शित किए गए 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से नहीं की जा सकती, क्योंकि 1000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी से क्लोन को कंडेंस करने के बाद उस क्लोन में खुद सोचने समझने की क्षमता होती है, जिससे वो क्रिटिकल सिचुएशन में भी उचित निर्णय ले सकता है। पर 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की हाईएस्ट लेवल पर प्रैक्टिस करने के लिए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक किसी के पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट नहीं होता वो लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के लिए अपने क्लोन को कंडेंस नहीं कर सकता था। जियोयान सोचता है कि अगर मैं इस 3000 इल्यूजनरी बॉडी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से अपनी सोल के एक थ्रेड की आवश्यकता होगी। मुझे इतना फास्ट होना होगा कि मैं एक वक्त में अपने क्लोन को देख पाऊं और उसमें चेतना मौजूद हो, पर ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और यही वजह है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंदर भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस टेक्निक की सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाते हैं। इस टेक्निक के 3 लेवल होते हैं, एंट्री, इंटरमीडिएट और मास्टरी। इन तीनों लेवल के बीच का गैप एक्सट्रीमली वाइड है। अगर मैं मास्टरी लेवल की प्रैक्टिस कर सकूं तो मेरी क्लोन बॉडी की ताकत मेरी ओरिजिनल बॉडी के बराबर हो सकती है। फेई तियान के क्लोन की पावर उसकी ओरिजिनल बॉडी से कम थी, इसीलिए फेई तियान का क्लोन इंटरमीडिएट लेवल पर होगा। अगर उसका क्लोन उसकी ओरिजिनल बॉडी के बराबर होता तो मुझे डर है कि मैं फालन आर्ट फ्लेम के साथ भी उसे आसानी से खत्म नहीं कर सकता था। और अब जियोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से तेजी से मूव करने लगता है ताकि वो अपने एक क्लोन को बना सके। जियोयान काफी तेजी से मूव करता है, पर उसके क्लोन कंडेंस होने के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसे वो अपने मन के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यानी उसके पीछे जो बॉडी की फॉर्म बसती थी वो सिर्फ उसकी एक शेडो की तरह थी। जियोयान सोचता है कि मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने आफ्टर इमेज के उस पॉइंट को हासिल कर सकूं जिसमें मैं अपनी स्पीड का एक थ्रेड छोड़ सकूं। पर अपने क्लोन के अंदर अपनी स्पीड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय कैसे मिल सकता है? अगर मैं एक बार में इस चीज को हासिल नहीं कर पाया तो मैं 1000 बार अपने क्लोन को बनाने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 3000 इल्यूजनरी बॉडी की सक्सेसफुली प्रैक्टिस करूंगा। और वो तेजी से दौड़ने लग जाता है और अपने क्लोन को बनाने की कोशिश करता है। वो रास्ते में आते हुए कई सारे मैजिकल बीस्ट का शिकार करता है। उसे एक
पल्पलेस फ्रूट दिखाई देता है जिससे एक ग्रे वुल्फ किंग हासिल करना चाहता था, पर जियोयान उससे पहले ही उस फ्रूट को ले लेता है। वो वुल्फ किंग अपने स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ जियोयान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जियोयान काफी ज्यादा फास्ट था जिससे वो उसे पकड़ नहीं पाता। जियोयान अब काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था, पर अभी भी वो अपने क्लोन में अपनी स्पीड को छोड़ नहीं पा रहा था। वो कई बार कोशिश करता है, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे करते करते उसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। जियोयान एक मैजिकल बीस्ट का शिकार करके उसके मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि निश्चित रूप से मैं मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में और ज्यादा स्किल्ड होता जा रहा हूँ, पर अभी भी मैं अपने क्लोन को कंडेंस करने में असमर्थ हूँ। वास्तव में इस अर्थ लेवल की फाइट टेक्निक की प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। अब जल्दी तियानमू माउंटेन रेंज भी ओपन होने वाली है और मुझे हेवनली माउंटेन ब्लड पूल की फाइट में हिस्सा लेना होगा, जिससे मैं फाइट एंसेस्टर क्लास की तरफ अपने एक और कदम को आगे बढ़ा सकूं। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं बाद में जाने की बजाय पहले ही वहां पहुंच जाऊं। और वो वहां से निकलने लगता है, पर तभी वहां ग्रे वुल्फ किंग आ जाता है। जियोयान वहीं रुक जाता है और कहता है कि इस बार तुम जल्दी आ गए। वुल्फ किंग उसे कहता है कि लड़के, तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई और मुझसे मेरा स्वीट फ्रूट भी छीन लिया। तुम वास्तव में अनफॉरगिवेबल हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने जाता है, पर जियोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बच जाता है और वो आसानी से वुल्फ किंग के सभी अटैक से बचने लगता है। साथ ही जियोयान उसे कहता है कि इस जंगल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है और तुमने खुद ही अपने आप को इन पहाड़ों का राजा बना लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम एक मामूली से पबलेस रूट के लिए लगातार मेरा पीछा कर रहे हो। क्या एक किंग होने के नाते ये सब तुम्हारी हैसियत से नीचे नहीं है? वुल्फ किंग को काफी गुस्सा आता है और वो जियोयान को मारने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वुल्फ किंग जियोयान से कहता है कि तुम केवल लोगों को चकमा देना जानते हो, और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जियोयान का क्लोन सक्सेसफुली बन गया था, जो पैर आगे कर लेता है, जिससे वुल्फ किंग नीचे गिर जाता है। वुल्फ किंग को लग रहा था कि पीछे कोई दूसरा इंसान है जिसने उसे गिराया है, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ कौन मूर्ख मेरे साथ परेशानी पैदा कर रहा है। जियोयान ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो उसका क्लोन था। जियोयान काफी खुश हुआ कहता है कि मैं फाइनली अपने क्लोन को बनाने में कामयाब रहा। वो उस क्लोन में अपनी स्पीड के एक थ्रेड को डालकर उसे अपने पास रख लेता है और हंसते हुए वुल्फ किंग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने गलती से ही सही पर मेरी काफी मदद की, जिससे मैं अपनी 3000 इल्यूजनरी बॉडी के लिए क्लोन बनाने में कामयाब रहा। और अब मैं तुम्हें शांति से अपने इस जंगल का किंग बने रहने दूंगा। और वो अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट करके वहाँ से निकल जाता है। वुल्फ किंग उन बोन विंग्स को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के विंग्स है। जियोयान ये सुनकर रुक जाता है और वुल्फ किंग से कहता है कि क्या तुम इन विंग्स को पहचानते हो? वुल्फ किंग हंसते हुए जियोयान से कहता है कि अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को पता चला कि उनके लोगों के विंग्स को तुमने रिफाइन किया है, तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए अब इस दुनिया में और कोई जगह नहीं रहेगी। ये कहकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जियोयान उसे कहता है कि मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। वुल्फ किंग गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम कौन होते हो जो मुझे ऑर्डर देने का साहस कर रहा है? अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से मुझे मेरा वो पबलेस फ्रूट वापस सौंप दो। जियोयान अपनी पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है, जिससे अब वुल्फ किंग उसे बताने लगता है कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की फूड चेन में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ट्रू पिग लेवल से बिलोंग करता है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एडल्ट बीस्ट मोस्टली रैंक 7 पर होते हैं और उनमें से जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो रैंक 8 के टेरिफाइंग पॉइंट पर भी पहुंच जाते हैं। हालांकि इस ट्राइब में ज्यादातर संख्या में मैजिकल बीस्ट नहीं है, लेकिन इस डूक्यू कॉन्टिनेंट में उनकी पोजीशन काफी ऊंची है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का कोई भी मेंबर जब मरने के पॉइंट पर पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही वो अपने ट्राइब की एक वेदी पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी मौत का इंतजार करते हैं ताकि उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट को बाहरी दुनिया के लोगों के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। भले ही तुम्हें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के
किसी मेंबर की बॉडी मिल गई हो, पर अगर उनके ट्राइब के लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। जियोयान सोचता है कि मैंने ऑक्शन में से जो सूखी मैजिकल बीस्ट की लाश खरीदी थी वो निश्चित रूप से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक मेंबर था, पर जब मैंने मेडुसा के लिए रैंक 7 की पिल को रिफाइन किया था तब जीएन के ब्लड ने हेवन डीमन फिनिक्स के ब्लड एसेंस को दबा दिया था। इसलिए जीएन की ओरिजिनल बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और वो वुल्फ किंग से पूछता है कि मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड में क्या ऐसे और कई अन्य ट्राइब है जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से मुकाबला कर सकते हैं। वुल्फ किंग उसे बताता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ प्राचीन काल में ऐसे सिर्फ 2 ही ट्राइब अस्तित्व में रहे हैं जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से मुकाबला कर सकते हैं। उनमें से एक नाइन सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है और दूसरा एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब है। इन दोनों ट्राइब की पावर भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। खासकर एशियन वॉइड ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है। ऐसा कहा जाता है कि स्पेस में स्वतंत्र रूप से ट्रेवल करने में सक्षम है, इसीलिए उन्हें मोस्ट आइडियल ट्रेवल माउंट बनाया जा सकता है। पर सबसे खतरनाक बात यह है जो मैंने सुनी है कि एशियन वॉइड ड्रैगन एवं डीमन फिनिक्स ट्राइब के बिस्टे को अपना भोजन मानते हैं। जो यहाँ सोचता है कि एशियन वॉइड ड्रैगन के लोगों के पास स्पेस पावर होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीएन भी इसी ट्राइब की मेंबर हो, क्योंकि उसकी कुछ एबिलिटीज भी स्पेस से रिलेटेड है। जियोयान अब अपनी पपेट से वुल्फ किंग पर शार्ट से अटैक करवाने लगता है, जिससे वुल्फ किंग काफी डर जाता है। वो अपना सर टेक कर जियोयान से कहता है कि मुझे मत मारो, तो जियोयान अपनी पपेट को वापस रख लेता है। जियोयान अब उस पब्लिस फ्रूट को उसे वापस कर देता है और उसे कहता है कि आज हमारे बीच जो भी बातें हुई उसे तुम सीक्रेट रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वुल्फ किंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा मुंह काफी कठोर है और मैं अपने वादों का पक्का हूँ, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बोन विंग्स का किसी को पता ना चलने देना, वरना डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। जियो यहाँ सोचता है कि मैं अब अपने इन बोन विंग्स का इस्तेमाल यूं ही हर किसी के सामने नहीं कर सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।